जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 19 जनवरी के MQTC के सेट सॉल्यूशन में। ठीक है, पिछले 2-3 दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं रहने की वजह से आप लोग तक सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहा था। आज से इसे फिर से रेगुलर कर दिया गया। आज के सेट में प्रश्न संख्या 41 से आपका मैथ शुरू होता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 41 ध्यान देंगे क्या है। प्रश्न संख्या 41 है कि 1 से 100 तक की गिनती में दहाई अंक के स्थान पर 2 कितनी बार आता है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कि इसमें यह नहीं पूछा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 कितनी बार आता है, बल्कि पूछा गया है कि दहाई अंक के स्थान पर 2 कितनी बार आता है। ठीक है, तो जैसे 20 में 2 दहाई अंक है, 21 में भी है, 22 में भी है, तो 22 का सिर्फ दहाई अंक वाला 2 है। ठीक है, उसी तरीके से 23 में, 24 में, 25 में, यानी 29 तक ऐसे ही लगातार जाएगा। फिर इसके बाद 32, 42 इस सब में इकाई स्थान पे है। ठीक है, तो दहाई स्थान पे कब कब होगा, जब जैसे 20 तो ये इकाई अंक हो गया, ये कहलाता है दहाई अंक। ठीक, जैसे 21 तो ये सिर्फ अंक, जैसे 22 तो सिर्फ इधर वाला ये दहाई अंक। तो ऐसी कुल संख्या कितनी होगी, तो आप गिन के देखिएगा, आंसर होगा आपका 9। ठीक है, जबकि अगर पूछता कि 2 की संख्या कुल कितनी है, दहाई इकाई नहीं कहता, तो उस स्थिति में ये वाला भी 2 काउंट किया जाता है। ठीक है, और वैसे कितना आंसर होता है, तो वैसे हो जाता 21। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 42 के तरफ। कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। अपरिमेय वर्गमूल का मतलब पता है क्या, कि वर्गमूल निकालने पर पूरा एक डिजिट मिले, फ्रैक्शन नहीं मिले, क्योंकि कहता कि परिमेय होगा इसका मतलब फ्रैक्शन मिलता है। ठीक है, जबकि अपरिमेय का मतलब कि 4, 5, 6, 7 ऐसी एक संख्या मिले। ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या मिल जाए वो अपरिमेय होगा। ठीक, अब एक बात ध्यान देंगे कि ऑप्शन था क्या, 21,025, 18,025, 13,225 और था 15,625। आप इन सबका निकाल करके वर्गमूल देखिएगा, इसमें एकमात्र 15,625 ही ऐसा डिजिट मिलेगा जिसका पूरा वर्गमूल 125 होता है। ठीक है, अब वर्गमूल तो निकालना आपको पता ही होगा, 15,625 का वर्गमूल कैसे निकलेगा भाई, तो आपको पता है ना, 2 अंक यहां से फिक्स कर लिए, एक यहां पे रखेंगे, एक कटेगा, फिर एक आएगा यहां पे, एक हो जाएगा। उसी तरीके से ऊपर से उतरेगा, 56 यहां रख लिए, एक तो मैंने 2 कर लिया था, तो यहां सब कितना ला सकते हैं हम, 2 ला सकते हैं, क्योंकि 3 लाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा आगे, तो 2 लाएंगे, यहां से 24 होगा, 44 होगा। नहीं, मुझे लगता है आपको वर्गमूल आता है। ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट में ये बात बता सकते हैं कि आपको वर्गमूल नहीं आता है। ठीक है, तो हम आगे की वीडियो में आपको वो भी बता देंगे। अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक न्यून भिन्न है। अब न्यून भिन्न का मतलब ये इन भिन्नों में से, जिनको मैं यहां पे लिख रखा हूं, देखिए ये वाले, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। न्यून का मतलब छोटा भी होता है। ठीक है, अब हमने आपको तरीका बता रखा है कि छोटा और बड़ा जानने का। हालांकि इसमें तो बहुत इजीली जान सकते हैं, क्योंकि देखिए 17 से भाग देंगे, ऊपर वाला बड़ा है, ये 2 से ज्यादा बार होगा, 2 से ज्यादा आएगा। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे तो ये भी 2 से ज्यादा बार, 3 बार तक जा रहा होगा। इसमें देखिएगा तो ये 6 बार तक जाएगा, 15 से भाग दीजिएगा, 90 तक जाने में 6 बार कट जाएगा। यही एकमात्र ऐसा भिन्न है ये वाला जो कि एक बार में भी नहीं कट रहा है, यानी 1 से भी इसका वैल्यू कम आएगा। तो आंसर तो हम डायरेक्ट इसका लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा तो ऐसा मिलेगा नहीं, तो हम उसको पहले जान लेते हैं कि अगर आगे आया तो बनेगा कैसे। तो आपको करना क्या है, कोई भी 2 भिन्न उठाइए। जैसे मान लीजिए मैं इन 2 भिन्नों को उठा लिया। ठीक है, अब इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले में गुणा कराइए, यानी 26 और 91 का गुणा करा के 91 के ऊपर लिख दीजिए जो भी है। ठीक है, उसी तरीके से 15 और 79 में गुणा कराइए, और जो भी है उसको 79 के ऊपर रख दीजिए। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वही बड़ा कहलाएगा, अर्थात वही भिन्न बड़ा कहलाएगा, और इन दोनों में जो छोटा आएगा, मान लीजिए ये छोटा आ गया तो ये भिन्न छोटा कहलाएगा। अगर ये छोटा आता तो ये वाला भिन्न छोटा कहलाता, यानी जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं वो भिन्न बड़ा या छोटा कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों से जो भी आएगा, मान लीजिए ये वाला बड़ा निकल गया, ये छोटा, तो हम इसको उठा करके और अगले वाले इसके साथ वही प्रक्रिया करेंगे। फिर इन दोनों, मान लीजिए ये छोटा मिल गया, तो अब क्या करेंगे कि इसको और अगले वाले को, इन दोनों को उठा करके और फिर वही इसके ऊपर, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर ले जाएंगे, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर ले जाएंगे, लिखेंगे जो भी आया। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा कहलाएगा। यही तरीका हमें करके देखना होता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 44 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 देखिए क्या है, आपके साथ स्क्रीन पे है कि रूट के अंदर 18 और फिर रूट के अंदर है
रूट के अंदर ये है 18, इसके बाद प्लस 8 रूट के अंदर है 5। ठीक है, कह रहा है कि प्रश्न में कहा क्या गया, प्रश्न में आपके साथ साझा कर रहा हूं कि यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, कोई भी हमारे पास दो पूर्णांक रहा होगा, ठीक, उसके वर्गमूलों का योग 18 प्लस 8 रूट 5 है, पूछ रहा है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, यही हमसे पूछा गया। ठीक है, अब एक बात बताइएगा कि हमें तो पहले वो संख्या निकालना होगा जिसका वर्ग हमने इतना वर्गमूल जोड़ करके इतना करा है। ठीक है, तो पहले उन संख्या को अलग अलग निकालना होगा, वो दो संख्या हमें जानना होगा। तो करेंगे क्या कि हम इस टर्म को तोड़ने का प्रयास करेंगे दो संख्याओं में। ठीक है, अब देखिए रूट लगा हुआ है, रूट को हटाना है तो स्क्वायर के पास जाना होगा, और मैंने पहले भी कहा है कि स्क्वायर के पास जाना है, इसका मतलब एक बात दिमाग में बिठाइए कि आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आपके टर्म को ले जाना होगा। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के तहत आपको जाना होगा। हमने वही किया, 18 का 18 रहने दिया, और इस वाले टर्म को हमने क्या किया, 2ab के टर्म में तोड़ने का प्रयास किया। तो हमने क्या किया, 2, अब देखिए ये बाहर था 8, अंदर जाएगा तो ये 64 होगा, लेकिन हम यहां से 2 पहले ही बाहर ले लिए, तो अब इसका बचा 4, और इसका 4 ही अंदर जाके कितना हो जाएगा, 16। क्यों, क्योंकि वर्गमूल के अंदर जो 16 होता है वो बाहर निकल के कितना होता है भाई, तो ये हो जाता है 4। इसलिए हम बाहर से जब 4 ले जाएंगे तो अंदर 16 होगा, अंदर से जब 16 लाएंगे तो बाहर 4 होगा, सिंपल बात है। ठीक, तो वही यहां पे मैं ले गया हूं, यहां आपको इतना दिख रहा। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया कि ये टर्म तो आपको समझ में आ गया, हम इसके बाद अंदर में मुझे 16 5 80 मिला, और जैसे ही 80 मिला ना, तो मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूं मैं इसको 2ab के टर्म में देख रहा हूं। ठीक, और आप भी मेरे साथ ये चीज ध्यान दें। तो 2 तो मिल गया, अब a और b को कैसे तोड़े, तो देखिए a और b को हमको ऐसा तोड़ना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करे तो 18 आ जाए, अंदर वाले को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करे तो 18 आ जाए। मैंने 80 को इसीलिए 10 और 8 के टर्म में तोड़ा है। किसी के दिमाग में जा रहा होगा कि सर एक काम कीजिए 13 और 5 में तोड़ दीजिए, तो 13 और 5 को गुणा कीजिएगा तो 80 नहीं ना आएगा, आएगा क्या, भले 13 5 को जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने 10 और 8 का टर्म लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें 2 भी मिल गया, a भी मिल गया, और b का भी वैल्यू मिल गया, और a और b को गुणा करने पे 80 भी आ जा रहा है, और a और b को स्क्वायर करने पे, जैसे देखिए a क्या मिला है, रूट 10 मिला है, b क्या मिला है, रूट 8, तो रूट 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10, और रूट 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8, तो 10 और 8 18 भी हो जा रहा है। ठीक, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए आपको प्रश्न में कहा क्या गया था, आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास कोई दो संख्या है जिनका वर्गमूल का जोड़ इतना है, यानी उन संख्या को पहले वर्गमूल बनाया गया होगा, तो हम पहले इस वर्गमूल को संख्या बनाएंगे, तो रूट 10 का संख्या हो जाएगा 10। ठीक, अब उसका वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो अब ये बात हमको करना था प्रश्न में, वही बात यहां भी कहा कि रूट 8 है, इसको संख्या बनाएगा तो 8, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64। तो अब कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो 100 और 64 जोड़िएगा तो कितना होगा भाई, 164। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 164। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगले प्रश्न संख्या बढ़ते हम 45 की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, ऐसा डेटा जो आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, क्या प्रश्न था कि 4 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 4 का क्यूब प्लस 3 गुणे 4 का पावर 4 प्लस 3 गुणे 4 के पावर 5, ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसी को सॉल्व करना है कि कितना आएगा। अब एक बात बताइए कि इस 4 को अगर सिर्फ छोड़ दें तो बाकी के जो 4 है उनमें 3 3 3 3 सबके साथ लगा हुआ है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि सब में 3 कॉमन है, वही मैंने यहाँ पे 3 कॉमन सब में कर दिया। ठीक है, इसके बाद बचा पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 4 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट मैं लिख दिया 16 बचा, तीसरे वाले में 4 का क्यूब बचा, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया क्या कि 4 का क्यूब 64 होता है तो 64 लिख दिया। उसी तरीके से 4 के पावर 4 बचा तो वो 256 होता है, 4 के पावर 5 1024 होता है। ठीक, करके देख लीजिएगा आप, 4 गुणे 4 गुणे 4 5 बार कर लीजिए, 1024 आपको पता चल जाएगा। फिर इन सबको जोड़िएगा, अगर आप इन सबको जोड़िएगा, ठीक है, और उसमें क्या कीजिएगा 3 से गुणा करिएगा और फिर 4 जोड़िएगा तो टोटल आएगा 4096, यानी 4096। अब 4096 को, चूंकि आंसर हमको इतना नॉर्मल दिया नहीं था, दिया था 10 गुणे 4 के पावर 4, 4 के पावर 6, 5 गुणे 4 के पावर 5, 9 गुणे 4 के पावर 4, इस तरीके से आंसर दिया था।
तो इसका मतलब क्या था कि हमें एक चीज और भी जानना था कि हमारा जो आंसर आएगा वो 4 के फॉर्म में ले रहा था, तो हम 4096 को 4 के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। और 4 के फॉर्म में जब तोड़े तो 4 के पावर 6 कीजिएगा तो वो हो जाएगा 4096, क्योंकि 4 के पावर 5 कितना होता है 1024, उसमें 4 से गुणा कर लीजिए तो 1000 गुणे 4 4000 और 24 गुणे 4 96। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं हमारी। अगला प्रश्न है 46। अगला प्रश्न 46 देखिए क्या है कि स्क्रीन पे आपके प्रश्न है, यही प्रश्न है 6 इंटू एक्स वाई माइनस वाई 8 इंटू एक्स के पावर 4y माइनस एक्स वाई का लसा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब आप समझते हैं, जैसे 2 3 5 और 10 का हम अगर आपसे लसा पूछ दें तो इसका मतलब क्या कि 10 में तो 5 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, 10 को 2 यहां है तो इस 2 के बदले तो एक ही 2 लिखा जाएगा, यहां मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। 5 5 के बदले एक ही 5 लिखा जाएगा, हमने यहां 5 लिख दिया, यानी जो कॉमन है उनके बदले में तो एक ही लिखा जा रहा है, लेकिन जो बच जाता है उसको भी लास्ट में लिख दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा 2 3 5 10 का लसा हो जाता है 30। ठीक उसी तरीके से यहां भी हमको वही काम करना है, वही दिमाग लगाना है कि करना क्या है कि इसको तोड़ते चलिए। तो एक बात बता, 6 और 8 का लॉस कितना होगा, पहले इसका ही निकाल दिया हमने, तो वो होगा 24, इसीलिए मैंने 24 किनारे लिख दिया पहले। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो इसमें कॉमन दिख रहा है y, हमने y कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा यहां पे, ठीक है। उसी तरीके से इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा होगा xy, तो हमने xy कॉमन लिया तो बचेगा x की पावर 3 और यहां तो xy ले ही लिए तो बचा 1। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, चलिए अच्छी बात है। फिर तो 24, अब देखिए 24 इंटू वाई इंटू एक्स माइनस 1, एक संख्या तो हमारे पास ये है, दूसरी संख्या हमने एक्स वाई कॉमन लिया था। अब एक बात बताइए, एक्स क्यू माइनस 1 था, 1 को भी हम 1 क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 क्यू भी 1 ही होगा, ठीक। तो एक्स क्यू माइनस 1 क्यू, आपको एक बात दिमाग में जा रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो जाना चाहिए। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू जैसे ही जाए आपको ये फॉर्मूला भी याद आना चाहिए कि होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। इतनी बात अगर जा रही है दिमाग में तब तो बहुत अच्छा है। अब देखिए जैसे यहां 2 3 5 10 का मैंने आपसे एलसीएम पूछा था और आपने दिखाया था 30, तो जो कॉमन है वो तो ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या था 24, तो हमने पहले ही से लिख रखा है 24 को, कोई टेंशन नहीं है, डिजिट का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप हमें कि इस xy और y में क्या कॉमन है, तो y कॉमन है, लिख दिया आपने। अब x तो है नहीं बाहर, तो x का हमने x लिख दिया चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है, तो उसके बदले में आप एक बार x माइनस 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये कॉमन नहीं है तो ये भी लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इन दोनों के बदले में ही तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यू माइनस 1, इसलिए हमने क्या लिख दिया एक्स क्यू माइनस 1। थोड़ा सा खांसी है, ठीक है, और इसी वजह से पिछले दिनों वीडियो बना भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो लगातार आ रहा था। अब एक बात आप बताएंगे, कुछ लोग दिमाग में चल रहा होगा सर फिर लिखने का क्या जरूरत है एक्स क्यू माइनस 1 को इतना तोड़ के, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये जो x माइनस 1 है इधर वाला, ये x माइनस 1 यहां पे आएगा और ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम यहां पे x माइनस 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स क्यू माइनस 1 लिखेंगे। बस इसी पर्पज को समझाने के लिए मैंने ये लिखा था, अगर आप पहले से समझ रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान बताइए। किससे, तो कह रहा है कि 80 के 30% से, यानी 80 छोटा होगा और जो छोटा होगा उसके पहले माइनस लगा देते हैं, ठीक है, और जो बड़ा है उसके पहले प्लस। इससे ये 30% x% ज्यादा है बट है x/100, कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा x बराबर 40% आंसर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ। अगला प्रश्न है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रैमुल के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रैमुल बताइए। अब एक बात आप हमें बताइएगा कि उसने 17 गेंदे बेचे तो उसको कितने बॉल की हानि हो गई, 5 बॉल की। कितने बॉल की, 5 बॉल की, यानी कि वो 5 बॉल का दाम नुकसान कर गया। यानी कि अगर वो
नहीं बेचता 17 बॉल तो उसको 5 बॉल का नुकसान नहीं होता। यानी अगर वो 12 ही बेचा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। 720 रुपए में अगर वो 12 बॉल बेचा होता तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 720 रुपए में उसको 17 बॉल बेचने पे 5 बॉल की हानि हो रही है। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि उसका हमें दाम निकालना था। क्या? कि उसका क्रैमुल कितना था। तो क्रैमुल में तो न लाभ होता है न हानि होता है। जब बेचिएगा तब न लाभ होगा या हानि होगा। तो हमने ये देखा कि अगर वो 17 गेंदों को बेचता था 720 रुपए में तो उसे हानि होती थी 5 गेंदों की। तो हम एक बात समझ गए कि जो 5 बॉल की हानि हो रही है अगर वो न बेची जाए तो उसको, यानी अगर वो बॉल बचा ली जाए, जो 5 बॉल एक्स्ट्रा जा रही है उसको बचा ली जाए तो उसको हानि नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 17 में से वो 5 बॉल घटा दिए तो कितना है 12। यानी 12 बॉल को अगर 720 रुपए में बेचा जाए तो कोई घाटा नहीं है। अब 12 बॉल को 720 रुपए में बेचा गया, इसका मतलब ये एक बॉल कितने का आया, 60 रुपए का। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 49 की तरफ। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपए में खरीदा गया। प्रत्येक बॉक्स की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। अब एक बात यहां से बताइए कि प्रश्न में क्या कहा कि 20% छूट के बाद 6400 में खरीदा गया। हमने टोटल मान लिया कितना रहा होगा। हम आपसे पहले भी कहते हैं कि जब भी बात करें क्रैमुल की तो या टोटल की तो आप उसको 100% मान लीजिए। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रश्न में कहा है कि 20% छूट के बाद खरीदा गया, यानी कि वो 100 पे 20% छूट यानी 80%, और 80% पे खरीदा गया कितने में, 6400 में। कितने में, 6400 में। तो 1% का कितना हो गया, 80। अब बताइए कि 100% अगर लिया गया होता तो कितना लग जाता, 100 गुणे 80 यानी 8000। ठीक है, कितना, 8000। कितना, 8000। तो क्या कह रहा है कि, और ये सब जो है वो कितने वस्तुओं की बात हो रही है, 20 वस्तुओं की। तो 20 वस्तुओं का दाम कितना हो गया, 8000। अगर कोई छूट नहीं होता तब तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, तो 8000 बटा 20 बराबर 400। आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ। प्रश्न संख्या 50 देखिए क्या है कि एक नर्सिंग होम में नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराई जा सकती है। ठीक है, तो अनुपात तो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 1:6। ठीक है, अब 1:6 यानी टोटल कितने भाई, तो टोटल इतने हैं, यानी 1 और 6, यानी अगर यूनिट में माने तो कितने, 7। और ये 7 कितने के बराबर है, 167 के। कितने के, 168 के, 168 के, जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया। ठीक है, कैसे कहा गया भाई, कुछ लोगों को तो ये लगेगा कि सर 168 तो डेटा दिया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं। तो देखिए कुछ प्रश्न होते हैं जिनको डेटा एग्जैक्ट नहीं मिलने की वजह से उनको ऑप्शन से जाना होता है। ठीक, तो ऑप्शन में 156 दिया था, 162 दिया था, 150 दिया था और 168 दिया था। ठीक है, 7 के अनुपात में एकमात्र संख्या 168 है जो कट रहा था, बाकी कोई नहीं कट रहा था। तो हमने यहां से यही समझा कि सर 1 अनुपात जो है वो डॉक्टर या नर्स का है और बाकी जो 6 अनुपात है वो पेशेंट का है। क्लियर है, तो अब एक जो अनुपात है वो डॉक्टर का, बाकी पेशेंट का, और ये टोटल 7 है। 7 हमने ऑप्शन के हिसाब से लिया 168 के बराबर है, तो 7 बटे 168 कीजिएगा तो हो जाएगा 24, और 1:6 यानी 1 किसका हो गया, डॉक्टर का, यानी 1 किसके बराबर हो गया, 24। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 144 का। क्लियर है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। अगला प्रश्न है कि 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो, ऐसा कहा गया। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ए, बी और सी तीनों का अनुपात अलग अलग दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि ए का आधा, यानी ए के पास, जैसे इस तरह से समझिए ना, कि ए के पास जितना पैसा है उसका आधा अगर एक जगह रख दे, बी के पास जितना है उसका अगर 1/3 रख दे, ठीक है, और सी के पास जितना उसका 1/6 रख दे, तो ये तीनों पैसे एक जगह बराबर हो जाएंगे। ठीक है,
तो हमें पहले तो ये अनुपात में दिया हुआ बराबर निकालना होगा, तो हमने मान लिया कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/6 बराबर k है, ठीक है। तो a बराबर 2k, b बराबर 3k और c बराबर 6k हो गया। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इन सबको जोड़िएगा इनको, तो ये कितना होगा 6 3 9 2 11 कितना हो गया 11 हो गया। अब ये 11 किसके बराबर है? तो 3740 के, जो कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो 11 बराबर 3740, तो एक बराबर कितना हो गया भाई? एक बराबर हो गया 340। कितना हो गया 340। कह रहा है कि ए बी सी तीनों का अलग अलग बताइए, तो ए बराबर 2k, तो 340 गुणे 2 कितना हो जाएगा 680। उसी तरीके से 3k, तो 3 गुणे 340 1020 और 6k 6 गुणे 340 2040। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आज थोड़ा सा बोलने में तकलीफ है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उसी व्हाट्सएप पे जो मैंने नंबर आपको पहले भी दिया 8541860978, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 52 की तरफ। प्रश्न है कि P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब 50% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 50/100 यानी 1/2 लिख सकते हैं। कह रहे कि P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यानी कि अगर P समय ले रहा होगा 2 तो Q को कितना लेना चाहिए? 1 ज्यादा, यानी कि कितना? क्योंकि 2 का 1 क्या है 50% है, ठीक। 50% ज्यादा लेता है, यानी कि P को लेना पड़ेगा 3। कब? जब Q ले रहा होगा 2 तब, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर P को लग रहा होगा 3 और Q को लग रहा होगा 2, तो टोटल काम कितना? एक यूनिट मानने की बात मैं कर रहा हूं, तो हो जाएगा 6। तो अब देखिए 3 काम करने में 6, तो एक दिन में कितना? 3 दिन में अगर 6 काम, तो एक दिन में 2 काम। उसी तरीके से 2 दिन में 6 काम, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। इसका मतलब समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? आप कुछ गेस कर पा रहे हैं कि समय का उल्टा ही क्षमता होता है। जो जितना ज्यादा समय लेगा उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, और जो जितना कम समय लेगा काम करने में उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा है। यही बात है ना जी। आपको गांव जाना है, आप 20 मिनट में चले गए और आपका भाई 1 घंटे में जाता है, मतलब आपकी क्षमता ज्यादा है, क्योंकि कम समय में आप ज्यादा काम कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं यहां पे यही दिखाना चाहता था ग्राफ के माध्यम से कि 3 समय है P का, मतलब उसको ज्यादा समय जिसको ज्यादा समय लग रहा है उसकी क्षमता कम होगी, और जिसका कम समय लग रहा है उसकी क्षमता ज्यादा होगी, ठीक। तो देखिए ध्यान देंगे कि P का समय 3 लग रहा है, इसलिए क्षमता क्या होगा 2, और Q का समय लग रहा है 2, तो Q का क्षमता कितना होगा 3, ठीक। आप ऐसे भी समझिएगा, अगर ज्यादा नहीं ध्यान देना है तो, कि अगर समय का उल्टा लिख दीजिएगा तो उल्टे वाले का क्षमता हो जाता है, ठीक है। यानी Q में लगा समय P का क्षमता होगा, और P का लगा समय Q का क्षमता होगा। अब यहां से देखिए मैं आपको बताना क्या चाहता था ओवरऑल, कि एक दिन में इस तरीके से P और Q मिलकर के कितना काम कर रहे हैं भाई? 5 काम कर रहे हैं। ये दोनों कितने दिन तक काम किए हैं प्रश्न के अनुसार? तो 18 दिन तक काम किए। कितने दिन तक? 18 दिन तक। अब एक दिन में अगर 5 काम किए हैं तो 18 दिन में कितना हो जाएगा? 5 गुणे 18, यानी टोटल काम 90 इन्होंने किया, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके। प्रश्न में कह रहा है कि Q अकेले अगर काम करता तो कितना समय लेता? तो Q एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। टोटल काम कर रहा है 90, तो 90/3 यानी 30 दिन टाइम लेगा, ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 को भी अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। अदरवाइज x मान करके बनाइएगा तभी भी बन सकता है, ठीक। अब जैसे देखिए क्या है प्रश्न, कि A और B एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि A ने अकेले कार्य करते हुए कार्य का 1/5 भाग पूरा किया और कार्य छोड़ दिया। B ने अकेले काम करना शुरू किया और शेष काम को पूरा किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल 22 दिन लगे, ठीक है। यदि B A से अधिक कुशल है तो B को अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ऐसा प्रश्न पूछा गया आपसे, ठीक है। प्रश्न आप आराम से सुन चुके होंगे, अगर नहीं सुने तो फिर से बैक कीजिए और सुन लीजिए। अब एक बात बताइए कि A और B मिल करके
अगर ए और बी दोनों साथ साथ काम करते हैं तो 12 दिन लेते हैं, जबकि ए काम शुरू किया छोड़ दिया फिर बी काम शुरू किया तो ऐसी स्थिति में 22 दिन लग जाता है, ऐसा प्रश्न ने कहा है। ठीक, अब प्रश्न में ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 30 दिन, 22 दिन, 24 दिन, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 16 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। मैं पहला ऑप्शन अगर 16 ले लेता हूं, कितना, 16 ले लेता हूं, तो 16 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया कि बी जो आंसर रहता है कि बी टोटल 16 दिन में काम कर देगा, मैंने मान लिया। तो अगर मैं यहां पे 16 ऑप्शन लेता तो 16 और 12 का एलसीएम होता 48। ठीक है, अब एक बात पे देखिए, 48 काम करने में 12 दिन, यानी एक दिन में कितना काम, 4 काम। क्लियर है, एक दिन में कितना काम, 4 काम। और यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 16 यानी 3 काम ये कर दे रहा है, यानी बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 काम। एक दिन में कितना काम, 1 काम। 48 का 1/5 ए ने किया है, 48 का 1/5 ए ने किया, यहीं से कैलकुलेशन घबराना शुरू हो जाएगा। ठीक, और आगे कीजिएगा तो आपको एक एग्जैक्ट डेटा ही नहीं मिल पाएगा। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। जबकि दूसरा ऑप्शन अगर 20 दिन रखते हैं तो देखिए फायदा क्या है, ये हमने मान प्रश्न में दिया हुआ था कि ये और बी दोनों साथ साथ करते हैं तो 12 दिन, मैंने मान लिया कि 20 और 20 दिन लेता ऑप्शन से, तो बी 20 दिन लेता है तो टोटल काम तो निकाल दिया 60। ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम, अगर 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम। बी 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। अब बी एक दिन में 3 काम तो ए कितना काम, 2 काम। क्लियर है इतना। अब टोटल का 1/5 काम कौन करता है भाई, ए, तो टोटल कितना है 60, 60 का 1/5 यानी 12 काम। अब 12 काम करने में ए को कितना समय लगेगा तो ए को 2 काम करने में 1 दिन लगता है, तो 12 काम करने में तो 12/2 यानी 6 दिन लग जाएगा। ठीक है, 6 दिन लग गया। क्लियर है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि बाकी काम, तो बाकी काम कितना बटा, 4/5, 4/5 काम को बी करता है, तो 60 का 4/5 कितना हो जाएगा, 48, क्योंकि 12 तो हो चुका है। 48 काम को करने में कितना दिन बी को लगेगा ये बताइए। तो एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 48 काम 16 दिन में। एक बात बताइए, 16 और 6 जोड़ लीजिए तो 22 हो जा रहा है। प्रश्न ने कहा था कि ए करके छोड़ देता है, फिर बी आता है और बाकी काम को करता है और टोटल 22 दिन लगता है। प्रूफ हो गया यहां से। इसका मतलब क्या है कि बी 20 दिन में ही वो काम खत्म कर रहा था। क्लियर है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका कि अगर आप चाहे बेसिक से बनाना तो बेसिक से बना लीजिए। मान लीजिए कि बी x दिन में करता है तो x करता होगा 22 माइनस x दिन में। ठीक है, 1/, करके बनाइए, आराम से बनेगा। आपने बेसिक के तरीके से भी बनेगा। ठीक, लेकिन ऐसे थोड़ा सा लंबा होता जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 54 की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न संख्या 54 है, दूध के एक जार में 40% पानी है। ठीक है, इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है। दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, यही प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न को बनाने का बहुत बेहतर तरीका आपके साथ मैंने लिख रखा है। ध्यान दीजिए क्या दिया था, क्या है, एक जार में 40% पानी है। दूध के एक जार में 40% पानी है, मैंने 40% लिख दिया। क्लियर है। आगे क्या कहा कि इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। बदलने वाला पानी 19%। प्रश्न में कह रहा है कि बदलने के बाद पानी का प्रतिशत हो गया 26%, तो 26 को बीच में लिख दिया मैंने। अब देखिए 19 से 26 घटाएगा 14, 40 से 26 घटाएगा 14 और 19 से 26 घटाएगा 7। इसमें प्लस माइनस का टेंशन मत लीजिएगा, जो बड़ा रहेगा उसमें से उसको घटा दीजिएगा। ठीक है, यानी अगर ये बीच वाला बड़ा है तो इसको घटा दीजिए, मतलब माइनस प्लस आए तो वो नहीं सोचिएगा माइनस आ गया प्लस आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यहां से आएगा 7:14। 7:14 को हम लिख सकते हैं 1:2, बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू। ठीक, अब एक बात बताइए कि प्रश्न में क्या पूछा है कि दूध की मात्रा को बदला गया है। वो दूध की मात्रा को बदला गया, ये मात्रा किसका था, तो ये जो आया था 1:2। ठीक है, तो एक जो है वो नहीं बदला गया था, तब क्या है
शुरुआत में का, और बदला हुआ मात्रा कौन है 2, तो ऊपर मैंने 2 लिख दिया। टोटल कितना है, तो टोटल 1:2, यानी 1 और 2 जोड़ने पे कितना होगा 3, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या, इसको एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बेसिक मेथड बोलते हैं। जिन लोगों को बेसिक मेथड आता होगा वो भी, और जिन लोगों को नहीं आता होगा वो भी। जिनको आता है वो मुझे बना के व्हाट्सअप करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो मुझे क्वेश्चन मैसेज करेंगे, दोनों को मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 55 की तरफ। अगला प्रश्न है 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़े पानी की टैंक को भरते हैं। इससे 5 गुना बड़ा टैंक को भरने में 55 पाइप को कितना समय लगेगा। तो टोटल पहले तो हमको क्षमता निकालना होगा, क्योंकि भरना है। तो क्या हुआ 44 गुणे 21, और इससे 5 गुना है तो 5 बटे कौन भर रहा है 55 पाइप, तो 55 से कटाएगा, आंसर आ जाएगा 84, ठीक है। तो 84 घंटे आपको लगेंगे। अगला प्रश्न है 56, कह रहा है एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही ब्याज से देती है। वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी। अब एक बात बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी दर छमाही संयोजित हो, जब भी ब्याज छमाही संयोजित हो, तो दर उस स्थिति में आधा हो जाता है, यानी 4% कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। जबकि समय दुगना हो जाता है, यानी अगर 1 वर्ष कहेगा तो वो 1 वर्ष नहीं, कितना काउंट होगा 2। क्यों, क्योंकि हर 6 महीने का ही 1 वर्ष हो जाता है। क्लियर है आप। तो एक बात बताइए यहां से कि कह रहा है कि एक प्रभावी दर क्या होगा, यही पूछा ना। तो प्रभावी दर का मतलब आप समझ रहे हैं, जो जैसे हम लोग एक यूनिट नहीं निकालते हैं कि कुल समतुल्य बटा जैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरीके को हम बोल सकते हैं प्रभावी दर क्या होगा, ठीक। तो ये बताइए कि प्रभावी दर, जैसे आपने चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकालना सीखा है, a + b + ab बटे 100, तो वही तो तरीका है ये, ठीक। तो a + b + ab, तो यहां तो a भी सेम है, b भी सेम है, बटे 100 कीजिएगा तो 4.04% प्रभावी दर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 57 की तरफ। एक मां और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय मां की आयु 28 वर्ष थी, पुत्री की आयु कितनी है, ठीक है। तो कह रहा है कि पुत्री की आयु और मां की आयु का अनुपात दिया हुआ कितना 9:2, हमने वही लिख दिया। इन दोनों के बीच का गैप कितना है भाई, तो इनका गैप है 7, और वही तो कहा कि पुत्री के जन्म के समय मां की उम्र 28 वर्ष थी, तो 7 किसके बराबर हो गया 28 के, तो 1 किसके बराबर हो गया 4 के, यानी कि 4 के बराबर हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में पुत्री की आयु क्या है, तो पुत्री का यूनिट क्या है 2, तो 2 × 4 8 वर्ष आंसर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। अगला प्रश्न है 58 कि ये संख्याएं दी हुई हैं, ये वाली, ठीक है, इनका औसत पूछ रहा है, तो इनको जोड़ दीजिए चुपचाप। जोड़ दिया मैंने, ठीक है। जोड़ने के बाद औसत, तो टोटल बटा में संख्याओं की संख्या होता है, तो टोटल तो इतना हो गया, ये वाला जो भी आएगा, बटे संख्याओं की संख्या 4, तो गुणे 4 कर दिया, कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 139 बटे 192, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ। प्रश्न संख्या 59 है, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला होता तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। यदि विनय की कम समय लेता तो विनय की गति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे आप कि अगर विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता तो 10 मिनट कम समय लेता। इसका मतलब मैं मान लिया कि विनय अपने सामान्य चाल से चल रहा होगा कब x से, तो 4/x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया उसने चाल, तो x + 2 कैलकुलेट कीजिएगा। अब देखिए 10 मिनट है ये, बटा 60 क्यों लिखा मैं, क्योंकि इधर जो बात की जा रही थी वो किलोमीटर प्रति घंटा की जा रही थी, तो मैंने मिनट को भी घंटा में बदल दिया। इस तरह से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा, और फिर x × 8 और x + 8 × x - 6 दो वैल्यू आएंगे। आपको पता है कि स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए x = -8 वैल्यू नहीं होगा, x = +6 ही वैल्यू काउंट किया जाएगा, इसलिए x = 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 60 की तरफ। यदि एक ट्रेन 8/9 किलो, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए।
अब देखिए ट्रेन की गति ज्ञात करना है। टोटल 152 किलोमीटर की दूरी वो चल रही है 8/9 घंटे में, तो ऐसे 8/9 मैंने लिख दिया। ठीक, ये 9 आपको भी पता है कि सर यहाँ जाके गुणा में लिखा है था, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट वो बात लिख रहा था। और 8 से कटेगा 152, 19 बार में कट जाएगा, और 9 और 19 का गुणा होगा तो 171 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 61 की तरफ। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन ऐसा दोनों बार करता है तो दोनों बार 6 ही घंटा समय लेता है। अर्थात धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में भी उसको 6 घंटा लगता है, और धारा के साथ 36 किलोमीटर जाने में उसको 6 घंटे का ही समय लगता है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि नाव की स्पीड या फिर धारा की स्पीड क्या होगी। अब एक बात बताइए कि 24 जा रहा है, वो धारा के विपरीत जाएगा, तो नाव की स्पीड 1 से अगर मान ले तो धारा तो विपरीत है तो स्पीड घटाएगा, इसलिए -y बराबर हो गया 6 घंटे, इक्वेशन 1। ठीक है, उसी तरीके से इक्वेशन 2 क्या करेंगे कि 36 किलोमीटर गया है तो वो दूरी हो गई, बटे धारा और नाव दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब बताइए कि प्लस हो गया बराबर 6। ठीक, अब यहां से देखिए इसको दो तरीके से, एक तो आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे वैसे करके बनाइएगा, वो भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगाइएगा तो एक बात आप समझ पा रहे हैं कि 24 किलोमीटर जाने में 6, तो ओवरऑल 6 से अगर कटाइएगा 24 को तो आ रहा है 4, और यहां 6 से कटाइएगा तो आ रहा है 5, सॉरी 6 आ रहा है, यानी कि x + y बराबर 6 और x - y बराबर कितना 4। तो x का वैल्यू ऐसा क्या है जिसमें कि जोड़ने पे 6 आ जा रहा है और घटाने पे 4 आ जा रहा है, तो 5, क्योंकि 5 में से 1 जोड़िएगा 6, 5 में से 1 घटाएगा 4, और वही आप यहाँ पे आंसर भी पा रहे हैं। तो नाव की स्पीड जो रह रही है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रह रही है, धारा जो रह रही है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रह रही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा और प्रश्न संख्या देखेंगे आप 62। तो प्रश्न संख्या 62 दिया हुआ था कि प्रश्न संख्या 62 क्या है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, त्रिभुज का। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया। अब एक बात बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है आपको क्या होता है, जब त्रिभुज और पेरीमीटर दिया हुआ हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है, क्योंकि ये अंतःवृत्त का त्रिभुज होता है। ठीक ना, तो अंतःवृत्त का त्रिभुज, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला ही होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप ऑफ ट्रायंगल, यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक, अब त्रिभुज की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या तो दी हुई है 3.5 लिख दिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इसलिए इसको वैसे ही रहने दिया। परिमाप दिया हुआ है टोटल, तो टोटल 28 दिया, हमको अर्थ परिमाप निकालना है, इसलिए 1/2 से मैंने भाग दे दिया, 14 आया। इसको इधर गुणा कीजिएगा तो पता है 49 आएगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 63 की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 63 है कि दो संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है। ठीक है, तो संख्याएं कितनी होंगी यही बताना है। अब समानांतर माध्य का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? समानांतर माध्य का मतलब होता है कि a + b/2, यानी जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो संख्याएं बटा में संख्याओं की संख्या। तो दो संख्याएं x + y, इसलिए x + y/2 बराबर 7 लिख दिया। उसी तरीके से यहां पर दिया हुआ है क्या कि गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है √ab। क्या होता है? √ab होता है। ठीक, तो √ab, a की जगह पे x दिया, b की जगह पे y दिया, इसलिए √xy। तो इसको जब रूट के अंदर उठाइएगा तो रूट के अंदर आएगा तो ये 2√10 आपका हो जाएगा, ये भी अंदर आ जाएगा रूट के, और हो जाएगा 2 जब अंदर लाइएगा तो 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक, तो 4 × 10 यानी 1 हो गया 4 और 1 हो गया 10। 1 हो गया 4 यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 10, क्योंकि देख लीजिए इन दोनों को जोड़ने पे x + y को जोड़ने पे 14 आ रहा है, और x + y यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उनको जोड़ने पे x + y 4 और 10 जोड़ने पे 14 आएगा, और गुणा करने पे 40 आ रहा है। इसका मतलब एकदम सही है कि संख्या जो हमारा था वो 10 और 4 था। ठीक है,
अगला प्रश्न है 65। तो प्रश्न संख्या 65 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4 हो तो साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया। ऐसे प्रश्न में हमें अगर 90 तक का वैल्यू पता हो कि साइन 90 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, तो हमारे लिए प्रश्न आसान हो जाता है। हमने यहाँ यही चीज़, क्योंकि हमें वैल्यू पता था, इसलिए हमने दिमाग लगाया कि सर इसमें आप जो एक्स है यानी वो जो एंगल डिनोट कर रहा है, आप 30 डिग्री वैल्यू रख के देखिए, क्योंकि 0 डिग्री तो रख के देखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे आपको बता देते हैं कि साइन 0 0 हो जाता है और कॉस 0 1 होता है, तो 1 नहीं, हमको करना है 5/4 के बराबर। ठीक है, इसीलिए अगला वैल्यू में 30 डिग्री का रखा। ठीक, 45 का भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि 45 का भी हमको पता है कि सर 1/√2 प्लस 1/2 करने पे 5/4 नहीं आएगा और 45 का वैल्यू वही होता है। ठीक, तो अब आगे बढ़िएगा जब, ठीक, तो आगे बढ़िएगा तो बाकी वैल्यू बचता है 60 डिग्री और 30 डिग्री। कॉस का 60 उसका 30 होता है और उसका 30 इसका 60 होता है, तो मैंने पहले 30 रख लिया। तो 30 डिग्री रखिएगा तो साइन 30 होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। देखिए, और कॉस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर किया तो 3/4 और 1/2 करिएगा तो 5/4 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या समझे कि सर एक्स पर 30 डिग्री रखना चाहिए था और साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 सर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले प्रश्न संख्या 66 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 है कि 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और उसी इमारत के तले का, यानी तल जो नीचे वाला होता है, ठीक, तले का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी? ठीक है, यानी इमारत हमारे लिए कौन है? ये है, तो इसकी ऊंचाई हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि उन्नयन कोण इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष का तो 45 डिग्री, तो tan 45 आपको पता है क्या होता है? 1, और लंब भी और आधार भी, तो ये भी 1। अगर हमने इसको x माना तो ये भी x हो जाएगा, और ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, इतनी बात तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कहा गया है कि, चलिए फिगर को फिर से देख लेते हैं। कहा गया कि अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये वाला हुआ। ठीक, अब आपको पता है एकांतर अंतः कोण, उसके तहत ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, तो ये 60 है तो ये भी 60, इसलिए हमने यहां 60 लिख दिया। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, तो √3 तो ये तो लंब हो गया और ये हो गया आधार 1। ठीक है, तो √3 दिया हुआ प्रश्न में ये वाला लंबाई ये वाला दिया हुआ है, इसका मान 18, तो √3 बराबर कितना हो गया भाई? तो √3 बराबर हो गया 18। ठीक है, √3 बराबर 18, तो 1 बराबर 18/√3। अब नीचे रूट हो तो अच्छा नहीं है, उसको जितना जल्दी हटा दीजिए। हमने क्या किया? परमेयीकरण यहाँ पे करा दिया। कराने के बाद ऊपर √3 से नीचे √3 से, तो √3 गुणा कीजिएगा 3, 3 से 18 कटाया 6 बार में, 6√3 x का वैल्यू आ गया, यानी इस x का कहें या x का कहें या फिर इस x का, क्योंकि तीनों तो एक ही है। ठीक, हमें टोटल ये पूछा गया था, ये वाला लाइन टोटल पूछा गया, ये 18 है। ठीक है, और ये हमको पता चल गया 6√3, तो 18 और 6√3 को जोड़िएगा अगर आप, ठीक है, वो 18 प्लस 6√3 यानी 6 हमने कॉमन ले लिया, तो 3√3 अंदर, 3 प्लस √3 और बाहर का 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 67 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 क्या है कि प्रश्न संख्या 67, ध्यान देंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए थे हमें हमारे प्रश्न में। एक इक्वेशन 6x - 3y = 10 और दूसरा दिया हुआ था 2x - y = 9। ठीक है, पूछ रहा था कि इसका हल क्या होगा? यूनिक होगा यानी एक बार कटेगा, या समानांतर होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, क्या होगा? यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। ठीक, अब ध्यान देंगे, इसके लिए ऐसे 3 प्रश्न बनते हैं जिनको मैं यहां पे आपको लिख दिया हूं कि अगर जैसे इस वाले को हम A1 मान लेते हैं, इसको B1 और इसको C1, उसी तरीके से नीचे वाले को A2, B2 और C2 मान लेते हैं। क्लियर है? अगर A1/A2 का वैल्यू B1/B2 के वैल्यू के बराबर हो गया, अर्थात इनका अनुपात एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर बराबर नहीं हुआ, A1/A2 और B1/B2 का अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, तो ऐसे ये माना जाएगा ये जो दोनों लाइन का इक्वेशन है उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी एक बार ये एक दूसरे को बस काटेंगे, और एक बार काटेंगे इसलिए हम ये कहेंगे कि इस
इक्वेशन का हल एक होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब अगर इस a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया, जबकि ये जो वैल्यू है c1/c2, ठीक, यानी ऊपर वाला c1 नीचे वाला c2, अगर ये बराबर नहीं हुआ अगर ये बराबर नहीं हुआ तो उस स्थिति में हम समझेंगे ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे के पैरेलल चलेगा हमेशा। अब पैरेलल चलेगा तो ये लाइन समानांतर हुआ, और समानांतर जब होता है तो कोई हल नहीं होता, ठीक। तीसरी बात कि अगर ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी इनका अनुपात अगर बराबर हो गया तीनों का, तो हम ये समझेंगे कि ये दोनों लाइन, जैसे ये लाइन एक चला ना, फिर इसी पर ये भी लाइन एकदम उसी पे ऊपर चलेगा, एकदम एक दूसरे के ऊपर, यानी कोलिनियर होंगे। तो इसमें तो एक लाइन दूसरे पे चल रहा नहीं, हर पॉइंट पे काट रहा होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर एक दूसरे के ऊपर ये लाइन चल रहा है इसका मतलब इसका अनंत हल होगा, ठीक। अब हमारे प्रश्न के अनुसार 6 और 2 यानी हमारा a1 और a2, तो 6/2, b1 और b2 -3/-1 और c1 और c2 10/9, तो 10/9 ये 6 2 कटेगा तो 3:1 में आएगा, ये भी 3:1 माइनस माइनस इसका कट गया, और ये 10/9, तो ये तो बराबर नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, यानी ये वाला इक्वेशन आपका यहाँ पे बनता है, क्लियर है। और ये जब इक्वेशन बनता है तो क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, लेकिन लाइन कैसा होगा एक दूसरे का, तो वो होगा समानांतर, और यही हमसे प्रश्न में पूछा हुआ था, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर। कोलिनियर को ही समपाती भी कहते हैं, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक बार काटेगा का मतलब प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 68 की तरफ। प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज का नाम ABC है और एक त्रिभुज का नाम PQR है। प्रश्न में दिया हुआ है कि AB, जैसे मान लीजिए इसी को हम ABC मान लेते हैं और इसको हम PQ और R मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि AB का वैल्यू दिया हुआ है 5 और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 9, 3 सॉरी कितना दिया हुआ है 3। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी ये, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी ये, ठीक है। तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि भुजाओं का स्क्वायर हो जाना ही क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 25:9, क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रश्न संख्या 69 की तरफ। प्रश्न संख्या 69 देखिए क्या है कि x, x+3, x+5, x+8, x+9 के प्रेक्षणों का माध्य कितना है 9 है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, ऐसा पूछा गया, ठीक है। अब एक बात बताइए कि टोटल कितने प्रेक्षण है, कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 9 है। तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्य का फॉर्मूला यही होता है। अब ये जब इधर आएगा तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और इसको जब जोड़िएगा 9 8 5 3 को, तो ये हो जाएगा 25। 5x + 25 = 45 हो जाएगा। इसी को जब कैलकुलेट कीजिएगा 25 इधर आएगा, घट जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा 20। 5x = 20 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। मुझे लगता है कि इतना शॉर्ट कैलकुलेशन आप जानते होंगे, ठीक। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा था कि अंतिम के 3 प्रेक्षणों का माध्यमान क्या होगा। अब एक बात बताइए आप कि अंतिम के 3, तो x का मान 4, 5 4 कितना हो गया, इसका वैल्यू 9, उसी तरीके से 8 4 कितना हो जाएगा 12, और इसका कितना हो जाएगा 9 4 13, तो 13 12 25 और 9 कितना हो गया 34 हो गया, और संख्याएं कितनी हुई 3, तो 34/3 ही अंतिम के 3 प्रेक्षणों का माध्यमान हो जाएगा, ठीक है। यही हमने आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 70 की तरफ। प्रश्न संख्या 70 में देखिए क्या है कि हमारे पास प्रश्न में एक ग्राफ ऐसा बनाया हुआ था, ठीक है। ये ग्राफ जो आप देख पा रहे हैं ऐसा ग्राफ बना हुआ था, ठीक। और पूछ रहा था कि पहले वर्ष और तीसरे वर्ष में कुल जो वृद्धि का अनुपात है वो क्या है, यानी आय का या व्यय का जो भी है वो उनका अनुपात क्या है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि
हमने क्या किया, पहले वर्ष का टोटल जोड़ लिया और तीसरे वर्ष का टोटल जोड़ लिया। तो उस तरीके से हमने पाया कि पहले वर्ष में आ रहे थे हम 300 और तीसरे वर्ष में कितना आ रहे हैं 600। तो इस पे अंतर कितने का है, 300 का। ये 300 का अंतर किस पे है, तो पहले वर्ष पे है जी। कोई भी तुलना पहले ही पे की जाती है ना, तो बट्टे 300 गुणे परसेंट बदलने के लिए 100, यानी कि 100% का डिफरेंस पहले वर्ष और तीसरे वर्ष पे हुआ है। इस तरीके से ये टोटल आपके जो आज के सॉल्यूशन थे वो आपको प्राप्त हुए। हो सकता है कि मेरी तबीयत नहीं सही होने की वजह से मैं एक एनर्जेटिक सॉल्यूशन नहीं दे पाया हूं, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरा ईमानदारी से प्रयास किया, क्योंकि इस समय आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है और इस समय गैप होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा मन से देखिए और एनालिसिस को इतना ढंग से बारीकी से देखिए कि ये आपके एग्जाम्स के लिए वरदान साबित हो जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।